ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हो गया। सीज फायर का यह ऐलान बड़े नाटकीय घटनाक्रमों और दोनों पक्षों की ओर से जीत के दावों के साथ हुआ है। आपने यहां वहां देख तो लिया ही होगा आज तक पर कि सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन क्या ये पीस है या पॉज है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कल ईरान की सभ्यता को मिटाने का दम भर रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ईरान के पुनः निर्माण और मिडिल ईस्ट के स्वर्णिम युग की बात की है। बीते दिन तक कह रहे थे कि एक सभ्यता का सफाया कर दूंगा, जहां ईरान ने अपनी 10 शर्तें मान लिए जाने का दावा किया है। और हमने आपको सुनाया कैसे वहां टीवी पर अब कहा जा रहा है कि ईरान एक सुपर पावर बन गया है। वहीं ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका की 15 शर्तों में अधिकतर मान ली गई हैं। उन्होंने ईरान से टैरिफ लेने की बात भी कही है। ईरान से तो युद्ध विराम है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हम ईरान से टैरिफ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान यूरेनियम संवर्धित नहीं करेगा, टैरिफ लेंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में उपयोगी रिजीम चेंज हुआ है। अब देखिए, उन पर देश के अंदर तो ये दबाव है ही ना कि वो साबित करें कि आखिर इस युद्ध से उन्होंने क्या हासिल किया। ईरान के साथ मिलकर काम करेगा अमेरिका, ये वो कह रहे हैं। वो इसे मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके के लिए कह रहे हैं कि स्वर्णिम युग का आगाज होगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान से टैरिफ लेंगे। पीट हेग्सेथ इसे बड़ी जीत बता रहे हैं अमेरिका के लिए। सवाल है कि क्या यह युद्ध विराम टिकेगा? क्या दोनों पक्षों के बीच मसले के समाधान के लिए विश्वास लौटा है? पाकिस्तान का दावा है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है, लेकिन क्या ट्रंप अपनी बात ऊपर रखने में कामयाब होंगे या उन्हें ईरान युद्ध से अपने आप को किसी तरह बचाकर निकलना पड़ रहा है? 2 हफ्ते का सीज फायर है, मजबूरी का समझौता, क्या बड़े बेआबरू होकर ट्रंप युद्ध से निकले? यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की सभ्यता मिटाने का दावा था, ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की डींग थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन के आखिरी घंटे में ऐलान हुआ 2 हफ्ते के सीज फायर का। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, विश्व शांति के लिए एक शानदार दिन। ईरान भी यही चाहता है, वह अब थक चुका है और बाकी सब भी। अमेरिका होर्मुज में आवाजाही को संभालने में मदद करेगा। कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और इससे काफी आर्थिक लाभ भी होगा। ईरान अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हम हमेशा आसपास रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ ठीक तरह से चले, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। यह मध्य पूर्व के लिए एक स्वर्णिम युग साबित हो सकता है। न्यूज एजेंसी AFP के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि 100% ये संपूर्ण और पूरी तरह हासिल हुई जीत है, इसमें संदेह नहीं है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि स्थायी समझौते के लिए मजबूत ढांचा बना है। उन्होंने कहा कि किसी भी शांति समझौते में परमाणु मसला शामिल रहेगा। लेकिन जब ट्रंप ईरान को झुका लेने जैसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तब ईरान सीज फायर के लिए राजी होने के बावजूद अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB के मुताबिक ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का रुख है, युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद 10 मार्च से अमेरिका ने अतार्किक सीज फायर प्लान दिए, जिन्हें ईरान ने ठुकरा दिए। 40वें दिन अमेरिका ईरान के 10 सूत्री शर्तों को मानने को मजबूर हुआ, जो बातचीत का आधार बना। ईरान की ओर से जिन 10 शर्तों पर सीज फायर को स्वीकार करने की बात की गई है, उनमें शामिल है हॉर्मुज में ईरानी कोऑर्डिनेशन से आवाजाही, प्रॉक्सी समेत सारे फ्रंट्स पर युद्ध को रोका जाना, क्षेत्र से अमेरिकी सेना का पूरी तरह वापस जाना, युद्ध की क्षतिपूर्ति, ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना और सारे प्रतिबंध हटाना, और समझौते पर मुहर लगाने के लिए शर्तों वाला UN का प्रस्ताव स्वीकार करना। हालांकि AFP के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने भी दावा किया है कि अमेरिका ने 15 सूत्री प्लान रखा, जिनमें अधिकतर पर सहमति बनी है। व्हाइट हाउस ने ईरान का बयान होने का दावा कर एक एक्सपोस्ट किया है, जिसमें 15 सूत्री प्लान के आधार पर बातचीत होने की बात लिखी हुई है। सीज फायर के इस नाटकीय घटनाक्रम में पाकिस्तान का रोल भी शामिल था। हालांकि सीज फायर की घोषणा से पहले पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का वो डिलीटेड एक्स पोस्ट सुर्खियों में है, जिसकी पहली लाइन थी, ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन एक्स, यानी पाकिस्तान के PM का एक्स पर संदेश का ड्राफ्ट। सवाल उठा कि क्या पूरे मामले में पाकिस्तान किसी की कठपुतली था? AFP से इंटरव्यू में ट्रंप ने भी कहा है कि उन्हें लगता है
कि ईरान को बातचीत के लिए राजी करने में चीन की भूमिका है। बहरहाल शहबाज शरीफ ने एक एक्स पोस्ट में 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। उधर जब ईरान के साथ अमेरिका की सीज फायर हुई है तो इजराइल ने साफ कहा कि ईरान के साथ तो सीज फायर के लिए वो तैयार है, लेकिन लेबनान में कार्रवाई जारी रखेगा। सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल ने लेबनान में हमले किए हैं। सीज फायर के बाद बहरीन ने भी ईरानी हमलों का दावा किया है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि एक एक करके अब देखिए अमेरिका का रिएक्शन आ रहा है, जिसमें पीट हेग्सेथ उनके रक्षा मंत्री इसे अमेरिका की बड़ी जीत बता रहे हैं। सीज फायर पर बोले यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, युद्ध में ईरान की हार हुई है। युद्ध में ईरान की हार हुई है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर घायल है, पीट हेग्सेथ बता रहे हैं। मुश्तबा खमेनेई के बारे में, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका है। यूएस की सिर्फ 10% सैन्य ताकत का हमने इस्तेमाल किया, ये पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। इसका जवाब सीधा सैयद जमीर अब्बास जाफरी से ही ले लेते हैं, जो प्रोफेसर अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ईरान के हैं, तो भारतीय मूल के, लेकिन ईरान को पूरी शिद्दत से डिफेंड करते हैं। प्रमित मकोड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम अमेरिका के, हैं तो अमेरिकी मूल के, लेकिन अमेरिका को बड़ी शिद्दत से ये भी साहब डिफेंड करते हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत सरीन जी सामरिक मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं, जमीर अब्बास जाफरी जी। प्रोफेसर साहब क्या गलत कह रहे हैं पीट हेग्सेथ? वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की सिर्फ 10% ताकत का, सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं मुश्तबा खमेनेई घायल है, जो नए सुप्रीम लीडर है। वो कह रहे हैं ये बड़ी जीत है अमेरिका की, ईरान की हार है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ आपको और तमाम हमारे पैनलिस्ट को और तमाम हमारे व्यूअर्स को भी। सबसे पहले तो ये है कि जंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा था क्या उसे अचीव किया या नहीं किया। बाकी जो कोई भी कुछ कहे उससे कोई चीज एक्चुअली चेंज नहीं होती है। उनकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जब वॉर स्टार्ट हुए थे तो क्या था, पहला शुरू किया था कि हम रेजिम चेंज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कहा था कि जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको तबाह कर देंगे। तीसरा कहा था बैलिस्टिक मिसाइल्स की इंडस्ट्रीज को तबाह कर देंगे, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी आपकी खत्म हो गई है। इस बीच एक खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, सऊदी अरब में तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला हुआ है। अब ये खबर जरा परेशान करने वाली है कि अगर सऊदी अरब में हुआ है, ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला हुआ है, जाहिर तौर पर प्रोफेसर साहब भी स्थिति में नहीं होंगे कि हमें बता सकें कि भाई सऊदी अरब पर क्या, जब अमेरिका और ईरान दोनों ने कह दिया कि अब हम सीज फायर कर रहे हैं, उसके बाद भी सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, तो ये हमला किसका है? ड्रोन से हमले की खबर है, फिलहाल पुष्टि नहीं है किसने की है, क्या किया है, इसलिए मैं सीधा प्रोफेसर साहब वापस आपकी बात पर आती हूँ। वो तो कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी खत्म की है, और अगर सऊदी अरब पर और कौन हमला करेगा इस वक्त? ईरान ही लगातार कर रहा था। क्या वाकई ये सीज फायर सिर्फ पॉज है? मतलब पॉज भी नहीं है एक तरह से, अगर आप पाइपलाइन पर हमला कर देता ईरान तो। जी, पहले तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात पूरी कर लें कि कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका का पूरा नहीं हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल्स डेली जो टेल अवीव में गिर रही हैं, तो क्या उन्हें जिन फेंक रहे हैं? और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अगर सऊदी में अमेरिकन प्लेन अवाक्स के ऊपर, जो उनका $1 मिलियन का प्लेन है, उसके ऊपर गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका क्लेम जो है कि बैलिस्टिक मिसाइल के सिस्टम को तबाह कर दिया है, वो फैक्ट से मैच नहीं करता। हत्ता तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज क्लियरली मेंशन कर रही है कि 20% से ज्यादा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमने ईरान के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर वेस्टर्न न्यूज चैनल्स की और न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म हुए। तीसरा इन्होंने कहा था न्यूक्लियर एनरिच जो है यूरेनियम हम लोग ले लेंगे, ईरान ने कहा वो भी नहीं देंगे। चौथी चीज, जब ये सब चीज हार गए तो कहा कि होर्मुज खुलवा देंगे, जो जंग से पहले ही होर्मुज खुला हुआ था, तो वो होर्मुज खुलवाने के ऊपर आ गए। तो कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन्होंने अचीव नहीं किया है, सिवाय सिविलियंस को मारने के और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के। इस जंग में इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया है। तो जंग ऑब्जेक्टिव और वॉर ऑब्जेक्टिव से जीता जाता है। सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से जंग नहीं जीती जाती। जमीर अब्बास जाफरी जी, प्रोफेसर साहब क्या गलत कह रहे हैं पीट हेग्सेथ?
वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की सिर्फ 10% ताकत का सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं मुश्तबा खामेनेई घायल है, जो नए सुप्रीम लीडर है। वो कह रहे हैं ये बड़ी जीत है अमेरिका की, ईरान की हार है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ आपको और तमाम हमारे पैनलिस्ट को और तमाम हमारे व्यूअर्स को भी। सबसे पहले तो ये है कि जंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा था क्या उसे अचीव किया या नहीं किया। बाकी जो कोई भी कुछ कहे उससे कोई चीज एक्चुअली चेंज नहीं होती है। उनकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जब वॉर स्टार्ट हुए थे तो क्या था, पहला शुरू किया था कि हम रेजिम चेंज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कहा था कि जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको तबाह कर देंगे। तीसरा कहा था बैलिस्टिक मिसाइल्स की इंडस्ट्रीज को तबाह कर देंगे, उनके अंदर कैपेसिटी वो तो नहीं कह रहे होगी हैं कि दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी आपकी खत्म हो गई है। इस बीच एक खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, सऊदी अरब में तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला हुआ है। अब ये खबर जरा परेशान करने वाली है कि अगर सऊदी अरब में हुआ है, ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला हुआ है, जाहिर तौर पर प्रोफेसर साहब भी स्थिति में नहीं होंगे कि हमें बता सकें कि भाई सऊदी अरब पर क्या, जब अमेरिका और ईरान दोनों ने कह दिया कि अब हम सीज फायर कर रहे हैं, उसके बाद भी सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, तो ये हमला किसका है? ड्रोन से हमले की खबर है, फिलहाल पुष्टि नहीं है किसने की है, क्या किया है। इसलिए मैं सीधा प्रोफेसर साहब वापस आपकी बात पर आती हूँ। वो तो कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी खत्म की है, और अगर सऊदी अरब पर और कौन हमला करेगा इस वक्त? ईरान ही लगातार कर रहा था। क्या वाकई ये सीज फायर सिर्फ पॉज है? मतलब पॉज भी नहीं है एक तरह से, अगर आप पाइपलाइन पर हमला कर देता ईरान तो। जी, पहले तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात पूरी कर लें कि कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका का पूरा नहीं हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल्स डेली जो टेल अवीव में गिर रही हैं, तो क्या उन्हें जिन फेंक रहे हैं? और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अगर सऊदी में अमेरिकन प्लेन अवाक्स के ऊपर, जो उनका $1 मिलियन का प्लेन है, उसके ऊपर गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका क्लेम जो है कि बैलिस्टिक मिसाइल के सिस्टम को तबाह कर दिया है, वो फैक्ट से मैच नहीं करता। हत्ता तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज क्लियरली मेंशन कर रही है कि 20% से ज्यादा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमने ईरान के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर वेस्टर्न न्यूज चैनल्स की और न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म हुए। तीसरा इन्होंने कहा था न्यूक्लियर एनरिच जो है यूरेनियम हम लोग ले लेंगे, ईरान ने कहा वो भी नहीं देंगे। चौथी चीज, जब ये सब चीज हार गए तो कहा कि होर्मुज खुलवा देंगे, जो जंग से पहले ही होर्मुज खुला हुआ था, तो वो होर्मुज खुलवाने के ऊपर आ गए। तो कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन्होंने अचीव नहीं किया है, सिवाय सिविलियंस को मारने के और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के। इस जंग में इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया है। तो जंग ऑब्जेक्टिव और वॉर ऑब्जेक्टिव से जीता जाता है। सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से जंग नहीं जीती जाती। और 10 दिन में 15 बार अपने स्टेटमेंट्स जैसे ट्रंप ने चेंज किया है, उससे क्लियर ये बात समझ में आती है कि मॉरल डिक्लिनेशन है और इंपीरियलिज्म की मिडिल ईस्ट में ये हार बहुत बड़ी है, और उनका जनाजा, उनकी इंपीरियलिज्म का जनाजा यहीं से उठेगा। चलिए ठीक है, अमेरिका से प्रमित जी हैं, तो बताइए, वो कह रहे हैं इंपीरियलिज्म का जनाजा निकाल दिया है। हालांकि ये आपने अच्छा कहा प्रोफेसर साहब, आपने जो कहा ना कि ट्विटर पर नहीं जीती जा सकती। ईरान एम्बसीज की तरफ से जो मीम आ रहा है, उनको तो लग रहा है कि वहीं दूसरे देशों में एम्बसीज में बैठ बैठ के वो अपने मिसाइल चला रहे हैं, मीम वाले। प्रमित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनाजा निकल गया है इंपीरियलिज्म का अमेरिका के। मैडम, उन्होंने कहा कि ये बस ट्विटर पे जीत रहे हैं, जो मीडिया प्रोपेगेंडा में जीत रहे हैं। बाकी ये पूर्ण रूप से इन्होंने बहुत बुरी तरीके से इनको नुकसान हुआ है और इनकी हार हुई है। इसमें द नंबर स्पीक्स इन इटसेल्फ। मैडम, कुछ ही दिनों पहले, और ये प्रेशर भी अमेरिकन मिलिट्री प्रेशर की वजह से ही ये घुटने पर आकर ये सीज फायर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये इसकी जैसी जो रोग रिजीम थी, ये कभी सीज फायर की बात नहीं करती। जब 4 दिन पहले इन्होंने देखा कि कैसे हमारी जांबाज सेना ने वहां के हमारे 2 आर्मी ऑफिसर्स को जिंदा रेस्क्यू किया बिना किसी नुकसान के, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, हमारे इक्विपमेंट्स और उसका कुछ नुकसान हुआ, एंड देन प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड दैट वी डोंट केयर एज लॉन्ग एज अमेरिकन सिटीजंस आर सेफ एंड अमेरिकन आर्मी पर्सनल्स आर सेफ, इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज आर ऑल सेकेंडरी। उनके देश के बीचों बीच जाकर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, जहां इन्होंने लाखों करोड़ों का इनाम घोषित किया था हमारे आर्मी पर्सनल्स को पकड़ने के लिए, उन दोनों को हम ससुरक्षित वापस ले आए। उसके बाद 4 दिन पहले जब
जब हमारी तरफ से एक प्रपोजल गया था और इन्होंने नहीं माना था, तो विद इन 45 मिनट्स इनका एक बहुत सबसे बड़ा जो ब्रिज, जो इनकी मिलिट्री को भी एक किसी प्रकार का सहयोग करता था, उसको 45 मिनट में पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ने तबाह किया। और नॉट ओनली दैट, पिछले 40 दिन में आप देखेंगे तो इनको 48 से ज्यादा इनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। इनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप आई है वो मॉडरेट है कुछ हद तक, इसलिए आज सीज फायर की बात हो रही है। आज के बाद ये इनकी लीडरशिप कभी भी डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल कहने की हिम्मत जुटा कौन नहीं मॉडरेट सकेंगे। है प्रमित जी, कौन मॉडरेट है, कौन? देयर आर मैनी, देखिए मैडम, देयर आर मैनी पीपल इन द सेकंड टियर मुश्तबा खamenei लीडरशिप हु आर मॉडरेट अमेरिकन है? एजुकेटेड। नहीं, हु आर अमेरिकन एजुकेटेड। देखिए, टॉप लीडरशिप अभी भी जो चेहरा दिखाती है मीडिया के सामने वो रेडिकल दिखाती है, पर जब वो बात करती है तो मॉडरेट तरीके से बात करती है। और इसका एक सिल्वर, मैडम, सीज फायर इज अ वेलकम स्टेट। और इसका एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि दोनों ही तरफ से आज हमारे जेडी वैंस साहब जो इसको लीड करेंगे और उनकी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है दैट दे आर ओपन फॉर डिप्लोमेसी, दे आर ओपन फॉर डायलॉग, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट सीज फायर माइट लास्ट। अदरवाइज जो कंडीशंस इन्होंने ईरान ने दी है, दैट मेक्स इट वेरी फ्रेजाइल, दैट makes it that it looks like a fragile ceasefire will be there, but because these top leadership are going to make it happen, इसमें कुछ गिव एंड टेक होगा। अमेरिका को कुछ चीजें अपनी छोड़नी पड़ेंगी और ईरान को तो काफी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और इस तरह से मुझे दिखता है कि सीज फायर शायद टिकेगा। लेकिन इसमें नुकसान ये दिखता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात, एक सेकंड मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बात कर लेते हैं। और सुशांत जी, मैं एक लाइव ट्रैकिंग जो है दिखा दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। मुझे जो बताया जा रहा है, जो ग्रीन है उसमें ऐसे इंडिकेशंस हैं कि अब वहां पर मूवमेंट हो रहा है जिन हिस्सों में। ये लाइव ट्रैकर हमने स्क्रीन पर खोला आपके लिए। वहीं रेड पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हिस्सा है जहां से शिप्स को गुजरना है। आपको क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है और इस युद्ध विराम पर आप कितना विश्वास कर पा रहे हैं? अंजना, देखिए, अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो लगता तो नहीं है कि अमेरिका के, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, दे हैव अ स्टमक फॉर अ फाइट। जितनी उनके अंदर औकात थी वो तो सारी निकल के बाहर आ गई है अमेरिका की, और वो दुम दुबा के भागे। अभी ये प्रमित जी बड़ा बहुत बातें कर रहे हैं। भाई, सीज फायर के लिए उत्सुक कौन था? अभी तो आप पहले तो बोल रहे थे आप ईरान की हस्ती मिटा देंगे, और 12 घंटे के अंदर आप ढेर हो गए। ढेर भी ऐसे हुए अंजना कि जो ट्वीट किया उस व्यक्ति ने, जो अब मस्खरा इनका राष्ट्रपति है, उस मस्खरे ने जो अपना ट्वीट किया उसमें ये लिखा कि हम जो बातचीत करेंगे वो ईरान के जो 10 पॉइंट है उसको बेसिस बना करके बात करेंगे। और अभी तक जो कुछ तय हुआ है वो सारी वो चीजें हैं जो ईरान की मांगे थी। और ट्रंप ये कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर हॉर्मुज से ईरान मुआवजा लेता है या वहां से वो लगान लेता है तो उसमें हो सकता है कि हम भी जुड़ जाएं ईरान के साथ, और हम आधा लगान ले ले और ईरान आधा ले ले। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है? ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा मस्खरा इन्होंने अपना राष्ट्रपति बनाया है? अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं सारी दुनिया। सुशांत जी, मुझे तो लगता है ना कि प्रमित जी भी कैमरे के आगे से हटते होंगे तो फिर ऐसे ही ये भी हंसते होंगे। पता नहीं क्या बोलते हैं ये। अब वो भारतीय मूल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो करते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई जो आपने उद्देश्य बताए थे, और प्रोफेसर साहब ठीक बात कह रहे हैं, आपने 4 उद्देश्य रखे थे, ठीक है। और मैं कोई ईरान का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन बात अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें, ईरान ने घुटने नहीं टेके। अमेरिका उनसे बार बार आग्रह करते जा रहा था, उनके घुटने पड़ा हुआ था कि यार मान लो, नहीं नहीं बहुत मारूंगा, मान लो ना यार, प्लीज मान लो ना, नहीं तो देखो बहुत पिटाई होगी। अरे प्लीज मान क्यों नहीं लेते यार, किसी को बीच में डालो ना, मान लो ना। और माना भी क्या, अपनी एक भी मांग नहीं मरवाई जो अभी तक आया है बाहर। अब ये बाद में, ये जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आ रहा है ना अमेरिका को, इनको अपने मुंह पे मारना चाहिए। बिल्कुल, प्रमित जी बहुत बेताब हो रहे हैं जवाब देने के लिए। प्रमित जी, मतलब अब तो अमेरिका ने ऐसा बना दिया, इसके बाद मैं जनरल आपके पास आऊंगी, जनरल दयाल। प्रमित जी, ऐसा बना दिया अमेरिका ने कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना उनका लक्ष्य है। अरे भाई, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था साहब, सबके जहाज आराम से आ रहे थे, जा रहे थे, ये लक्ष्य था आपका। मजाक ही बना दिया आपने पूरी दुनिया का। अरे पता है, उनके जो समर्थक और ये भारत में भी है ना, वो भी अब हैरान रहते हैं कि ये क्या है, मतलब ही इज बियॉन्ड रिकॉग्निशन नाउ। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, पोस्ट में कोई गालियां लिखता है, आप बताइए प्रमित जी।
प्रमित जी का फीड फ्रीज कर गया क्या? हॉर्मुज की तरफ हमें बोलिए प्रमित जी, स्टेट ऑफ आवाज हॉर्मुज, आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है मैडम। बोलिए सर। यस यस, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज हमने नहीं किया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल अमेरिका ने नहीं किया, ईरान ने किया। तो ईरान को जब मिलिट्री की तरफ से आप बैटल ग्राउंड में पूरी तरह से हारते हैं, तो आप बुजदिली की तरह से दूसरे ये अल्टरनेटिव चैनल पकड़ते हैं दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए। और ये हद तो ये हो गई मैडम कि जब पावर प्लांट जो मिलिट्री को सप्लाई कर रहे थे उसको जब डिस्ट्रॉय करने की बात की, तो आपने बुजदिलों की तरह आपके महिलाओं और छोटे बच्चों को वहां पर ह्यूमन चेन के रूप में यूज किया। अगर आप में दम होता तो मिलिट्री से जवाब देते। आपकी हिम्मत नहीं है, इसलिए आपने बच्चों और महिलाओं को ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज किया। और आपके IRGC के कम से कम 4000 मेंबर्स के बच्चे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। मैडम ये पूर्ण रूप से ये छलावा करते हैं, ये सामान्य जनता को, महिलाओं को और बच्चों को वहां पर मूर्ख बनाकर उनका उपयोग करते हैं। और ये सुशांत शरीफ जी, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अमेरिका की मिलिट्री का माहौल बनाने के पहले कोई फैक्ट्स पे आप बात कीजिए। एक और खबर इस वक्त आ रही है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन का साझा बयान आया है। दोनों ही देशों का वो स्वागत कर रहे हैं, अमेरिका का, ईरान का, कि सीज फायर का स्वागत कर रहा है। और ये हर जो भी इस वक्त सही तरीके से सोच रहा देश होगा, जो चाहते थे कि युद्ध खत्म हो, वो सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन साझा बयान। लेकिन जल्दी से एक बार, इससे पहले कि मैं जनरल दयाल के पास जाऊं, जाफरी साहब इस पर रिस्पॉन्ड तो कीजिए। प्रोफेसर साहब, ये कौन सा तरीका है? मतलब बाकी जगह तो आर्मी लड़ रही है, जैसे पावर प्लांट और ऐसे जगह पे आया तो आपने ह्यूमन चेन बनाना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है? महिलाओं बच्चों को क्यों आगे करना है इसमें युद्ध में? अंजना जी, इत्तेफाकन ये ईरान की ताकत है और ये ईरान की क्रांति है कि जंग सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़ती, ह्यूमन शील्ड और ह्यूमन चेन में फर्क होता है। जब किसी सिविलियन जगह पर मारने का ऐलान किया जा रहा है तो वहां की जनता ये कह रही है कि ये पावर प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अगर इलीगल और क्रिमिनल वॉर हमारे खिलाफ कर रहे हो, तो ये क्रांतिकारी फिक्र है ईरान की जनता की, जिसको पूरी दुनिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो सिंगर, जो फेमस सिंगर है, जो पावर प्लांट पे बैठ के अपना इंस्ट्रूमेंट बजा के कह रहा है कि तुम अगर हमारी फैसिलिटीज पर हमला करना चाहते हो, जो क्रिमिनल है, तो हम जनता के तौर पर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये ह्यूमन शील्ड नहीं है। ह्यूमन शील्ड वो इजरायली सोल्जर्स हैं जो पैलेस्टीनियन बच्चों को अपनी जीप के आगे बिठा के जाके शूट करते हैं ताकि उनके ऊपर हमला ना हो सके। आप इसके फैक्चुअल एविडेंस देखेंगे तो आपको हजारों की तादाद में ये एग्जांपल्स मिलेंगे कि जहां पर इराक में अमेरिकन आर्मी जब कहीं जाती थी तो वहां इराकियों को अपनी जीप्स के आगे बिठाती थी ह्यूमन शील्ड बना के। तो ह्यूमन शील्ड की हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इंपीरियलिज्म बिल्कुल वहां पर नंगा दिखेगा आपको। ये ह्यूमन चेन है, ह्यूमन शील्ड नहीं है। ये बहुत क्लियर है, जो समझ में आना चाहिए। नहीं, आपको क्लियर होगा, मुझे तो नहीं क्लियर लगा, क्योंकि जब आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप भी वहां पर मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में आप सिर्फ जो आर्मी लोकेशन है वहीं पर हमले कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो ह्यूमन शील्ड की आप बात करें, ईरान की सेना का एक बड़ा बयान आया है। जनरल दयाल, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अगर फिर हमला हुआ तो कड़ा जवाब देंगे। और इस बीच सऊदी अरब पर भी जो हमला हुआ है गैस पाइपलाइन पर, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए अंजना, जय हिंद। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पिछले 40 दिन में हल्ला बोल में हमने इस विरोध का, इस जो युद्ध है इसका बड़ा खुल के खंडन किया है। अमेरिका का भी खंडन किया है, क्योंकि ये युद्ध अनवांटेड था, एक कभी से शुरू से इलीगल था। कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है वो दुनिया तक गई है, दुनिया ने ये नैरेटिव बदला है कि अमेरिका इसमें गलत है, और इसी से ईरान को स्ट्रेंथ मिली है। देखिए, दूसरी बात ये है कि एक और लड़ाई का ना, एक अंजना जी, लड़ाई पूरी बदल चुकी है। ये कॉन्टेक्टलेस वॉर है, कॉन्टेक्टलेस वॉर है। ये वॉर जो है स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से है। इस लड़ाई के अंदर जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अनक्वांटिफाइड, वो कहते हैं डिफाइंड जरूर है लेकिन अनक्वांटिफाइड है। कौन क्वांटिफाई करेगा? तो डिबेट होती रहेगी कि मैं जीता, आप जीता, वो जीता, ये डिबेट होती रहेगी और सब अपनी विक्ट्री क्लेम करेंगे। ये आज का दौर है। लेकिन
आपने जो बात कही मैं उससे ले जाऊंगा कि ये पॉज है लेकिन पीस की उम्मीद देता है। और अगर याद हो तो पिछले 10 दिन से हम बार बार कही जा रहे हैं अल्लाह बोल से कि भाई दोनों साइड टेम्पर डाउन करेगी। अमेरिका ने काफी टेम्पर डाउन किया बिकॉज उनकी मजबूरी थी। और हमने ईरान का भी खंडन किया जब उन्होंने खाड़ी देश में के देशों पर बगैर बात के हमला किया। जनरल दयाल, आप इजराइल की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी लेबनान पर हमले की खबरें आ रही हैं, तो जरा इस बातचीत को आगे ले जाते हैं। इजराइल को कैसे देख रहे हैं? देखिए अंजना, इस पूरे खेल को बिगाड़ने में दो ही लोग हैं। एक तो इजराइल है। ये जो आपने कहा ना पॉज है, पीस, मैं कह रहा हूं ये पीस आ सकती है अगर इजराइल इसको ना बिगाड़े और अगर आईआरजीसी के जो हार्डलाइनर्स हैं वो रियलाइज कर ले कि क्या तुम इराक बनना चाहते हो, क्या सीरिया बनना चाहते हो, या यहां से मुड़ के लौट सकते हो दुनिया के अंदर और यहां शांति बहाल हो सकती। ये दो खिलाड़ी हैं। इजराइल ने अभी तक अपनी मुहिम जो है, इजराइल की जो हंगर है, जो नेतन्याहू की पर्सनल जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि मैं बिल्कुल अपने लाइफ टाइम में कुछ हासिल करूं, कुछ उनकी इमेजिनरी वो है, मैं उसका भी खंडन करता हूं। उससे बहुत पीस अनस्टेबल होती है। जो ये 2-4 छुट्टे मुट्टे हो रहे हैं जैसे अभी सऊदी अरेबिया में, देखिए अभी डिक्लेयर नहीं है, अभी ये एग्री किया है कि भाई हम सीज फायर करते हैं, हमारी जेब में पर्चे हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। दोनों मानेंगे ना कहीं ना कहीं। अब पर्चे जब खुलेंगे तो वो दोनों बात करेंगे। तो जो ये कुछ ग्राउंड पे 24 घंटे तक कुछ इस किस्म की हरकतें हो जाती हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आप सभी के पास में वापस लौटूंगी। इस बीच इस युद्ध में युद्ध विराम के फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान ऑनरेबल इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया रुवेन अज़ार इस वक्त आज तक के स्टूडियो में आए हो। सभी वेलकम यू अलॉट। आई नो वील हैव टू टॉक इन इंग्लिश, हमें हिंदी में इंग्लिश में बात करनी होगी क्योंकि वो अंग्रेजी ही समझ सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि जो बड़ी बातें वो बोलेंगे हम आपको ब्रेकिंग में नीचे दिखाते रहेंगे। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, हाउ इज इजराइल सीइंग दिस declaration of ceasefire by America and Iran? And to go a little further, you've already categorically said that Lebanon will not be part of the ceasefire. How is it then a ceasefire? Well, there's a ceasefire right now between the United States, Israel, and Iran. And the Straits of Hormuz are going to be completely open under the terms of this ceasefire that is going to take 2 weeks. We're going to give a chance to diplomacy to win the day. Prime Minister Netanyahu has declared that we support the ceasefire, and President Trump has said that we are going to continue to work on the 15-point plan in order to create a situation in which all the demands are met. As you know, we have removed 2 existential threats in this operation, the nuclear military threat and the ballistic missile threat. The factories, the leadership of this criminal regime that was oppressing the Iranian people, that commanded so many terror attacks against our region. And when it comes to Hezbollah, we are very determined to continue our campaign, and only the Israeli cabinet will decide when our military goals are going to be achieved, because we don't want Hezbollah that has unilaterally attacked Israel on the 29th of October, but is there, 29th of February, at the beginning of March, to continue with their campaign. So we are continuing to pound them. The IDF has entered into South Lebanon, and right now we are in a territory that secures a situation in which Hezbollah won't be able to fire anti-tank missiles at our community centers, and we want to make sure that the infrastructure in the south, all the terror infrastructure is uprooted. So have you midway changed the entire, the goals of this military operation? I'll tell you why I'm asking this. The Strait of Hormuz was open to begin with, sir. And now you're saying, we have opened it. Where did you start? It was already open before the war. Number 2, you're talking about the ballistic missile capability, but we're still getting to information about how Iran is continuously firing at other places, Tel Aviv, other places in Israel, as well as Middle East. Third, Lebanon was never the initial goal, was it? And now you're saying we will continue to pound Lebanon. How have you changed goals just like Donald Trump did along with him during the war? Well, I want to correct you. The goals remain the same. We talked about 2 existential threats that we had to take immediate care of. Now, you know, we had this doctrine since the times of Prime Minister Menachem Begin back in 1981, in which we said that fanatic leaders that have sworn to destroy us, we will not allow them to acquire nuclear weapons.
That's what we did in 81. That's what we did in 2007. And that's what we have done now. Now, with the ballistic missiles, yes, the Iranians have residual capabilities. They have been able to fire about 10 missiles per day at Israel, but this is nothing compared to the hundreds of missiles that they were capable of firing at us at the beginning of this war. And we have taken out also their factories, their metallurgical capabilities, the petrochemical industry, hundreds of sites that are connected to the nuclear program, 10,000 military personnel, including the top brass, including the top intelligence, and we have a very good intelligence grasp of what's going on there. So if they go back to these plans, we are going to be able to target them again. Now, you are right. The decision to close the Straits of Hormuz was an Iranian decision. It wasn't our decision. Yeah. Okay? So under the terms of this ceasefire, they committed to open them. I think this boomeranged on them because nobody in the international community is going to agree that a free waterway will become under the control of this regime. And therefore, the fact that they entered the negotiation and entered the ceasefire, despite the fact that they said, and Kalibaf said very clearly, we will not stop the fire until we get a commitment that the attacks are not going to be renewed. We didn't give that commitment. This is a 2-week ceasefire. So it means that the Iranian regime has been greatly debilitated. We have seen that they need militias from abroad. They are bringing militias from Pakistan, from Afghanistan, and from Iraq to continue oppressing their people because they don't feel assured enough. They are much weakened. And the fact that they even didn't manage to capture one American pilot 400 kilometers into their territory, it tells you something about the way that they are functioning. I think that we have achieved a lot in this military operation, and now we have the leverage to try to achieve also the diplomatic goals, and the negotiations are only starting. But you just talked about militants and fighters from Pakistan. But America seems to have a soft corner for Pakistan. Haven't you noticed it over a period of time? And when Pakistan is being chosen as the place for diplomatic conversations or high-level meetings, how does it leave India, a country like India, which is, Pakistan is a sworn enemy? Well, that's an American decision. I think that we have seen that in the past when the Americans chose the Turks and the Qataris to broker a ceasefire with Hamas. Sometimes the Americans feel that they have more leverage when they choose such countries that are not necessarily play a positive role. But at the end of the day, we have to give the credit to our American allies. We've been doing this military operation together, and now we are fully coordinated on the diplomatic effort. I think that we have a chance to create stability for the long term. And now the Iranian regime has understood what it didn't understand before, that if they do not comply and they continue to try to seek these weapons of mass destruction and they continue to terrorize the entire region, they will pay a price. We would just say that it would really make a lot of sense if Israel could put some wisdom into the United States of America and explain to them that Pakistan is a terrorist nation. It would work. Because when Israel and India work together, one of the basic tenets at the base of it is that we're fighting against terrorism. We'll leave that issue there. But IRGC, my team is just telling me Iran's armed forces say we will support the resistance fronts in Lebanon, Palestinians, Yemen, and Iraq. How would you respond to that? And after this one, that's not a surprise because they have been doing that for the last 47 years. They have been building these proxies. They have been supplying them with training, with money, with weapons, with the means to produce weapons. But now we have undermined their capability big time, and they are much debilitated. 1 year ago, the regime thought that it's completely immune from any attack, and they were using these army proxies against us. We have peeled off these army proxies, debilitate them substantially, and finally, we've been able to target in the heart of Tehran. We control the skies of Tehran for 40 days. Okay? And now they understand that. So if they continue these policies, they will continue paying the price. So they can say whatever they want, but at the end of the day, the balance of power in our region has changed. One final question to you. Who decided this? Whose decision was it? It is being said that Benjamin Netanyahu and Israel did not want a ceasefire.
it was Donald Trump's decision? Well, as I told you, we support the ceasefire because we are completely coordinated. But it is Trump's decision. It was a joint decision that had to do with the exhaustion of the military targets. We targeted thousands of military targets together. Once the plan to target the military targets ended, we entered a new phase. And in this new phase, we are now giving another chance to diplomacy. This is completely coordinated. And of course, Israel is the junior partner with the United States. Thank you so much, Honorable Ambassador, for joining us on Aaj Tak and sharing the point of view of Israel as we see how the ceasefire plays out. Thank you so much. Thank you. जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता देते हैं। इजराइल के रेजिस्टेंस फ्रंट का समर्थन जारी रहेगा, ये कहना है ईरान का। ईरान का ये कहना है कि हम चाहे लेबनान हो चाहे अन्य जगह, जितनी भी जगह हैं, हर जगह हम लेबनान, फिलिस्तीन, येमेन, इराक सब जगह मिलिशिया का समर्थन करेंगे। इसी पर चर्चा करते हैं ज़मीर अब्बास जाफरी। एक और खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल जाना गलत था, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। तो चलिए, इंटरनल पॉलिटिक्स अब हावी होगी, इस पर चर्चा करेंगे। जब राजनीतिक मेहमान हमारे साथ होंगे तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे। सीजफायर में भूमिका निभा सकता था भारत, प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए समीक्षा, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। और अभी मैंने रूबेन अज़ार, जो कि इजराइल के एम्बेसडर है इंडिया में, उनसे जब पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका का फैसला है और कई बार वो ऐसे देशों को चुनता है जो कि बहुत फेवरेबल नहीं हो, फिर भी वो चुनता है, लेकिन उनको लगता है कि वहां से बेहतर रिजल्ट आ सकता है। सैयद ज़मीर अब्बास जाफरी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज सवाल ये है कि देखिए, इस युद्ध विराम का मतलब क्या हुआ? आपने उनको सुना, अब युद्ध विराम वो कह रहे हैं कि हम लेबनान में तो करते रहेंगे, और इधर ईरान अब उसी का काउंटर कर रहा है, वो कह रहा है हम उनका समर्थन करते रहेंगे। तो सब कुछ वहीं पर वापस आ रहा है, खुलकर कह रहा है। आप कई लोग इस पर इनकार भी करते हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह का, येमेन में हूती का वो करते रहेंगे, हमास का फिलिस्तीन में वो समर्थन करते रहेंगे, आतंकियों को पैसा देते रहेंगे, तो फिर काहे का सीज फायर? प्रोफेसर साहब जी, देखिए, हिजबुल्लाह लेबनान और इजराइल का जो वॉर है उसका कोर इश्यू क्या है, ये हम पहले समझें। हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन कब होता है? 1985 में। और इजराइल ऑक्यूपाई कब करता है पहले लेबनान को, और तकरीबन 40% उनकी लैंड पे कब्जा कर लेता है 1918 में। तो अगर बगैर हिस्ट्री को समझे कि कौन ऑक्यूपाइंग फोर्स है और कौन अपनी कंट्री को आजाद कराना चाह रहा है, तो हमें लगता है कि हम अनएजुकेटेड डिसीजन लेंगे। दूसरी चीज ये है कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, 35% वहां के पार्लियामेंट में उनके मेंबर्स भी हैं। तो अगर हम आके कहें कि हिजबुल्लाह आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। और मैं करेक्ट करना चाहूंगा तमाम उन लोगों को जो लोग अपनी नीति को अपनी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डाल के ये ऐसी बातें करते हैं। हमें इजराइल फर्स्ट नहीं, इंडिया फर्स्ट को देखना चाहिए। और हिजबुल्लाह का एक स्टेटमेंट भी ऐसा हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो या इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो मैं ओपनली चैलेंज करता हूं कि वो मेरे सामने बयान किया जा सकता है। यही वो ठीक है, मैं लौट रही हूँ, बाकी मेहमान भी बोल रहे थोड़ा, मैं लौट रही हूँ। मेजर दयाल, यही वो प्रॉब्लम है, आपने सुना उनको भी, मतलब ईरान जाते ही सबको हिजबुल्लाह भी अच्छा लगने लगता है, वो भारत विरोधी नहीं है वो, मतलब भाई इजराइल में वो क्या कर रहे हैं, झाल तो बजा नहीं रहे हैं। उनको हमास, हूती, हमास को तो प्रधानमंत्री ने जाकर वहां पार्लियामेंट में कहा। यही तो प्रॉब्लम है जनरल दयाल। देखिए अंजना, एम्बेसडर से पहले मैं यही कह रहा था, अगर इस पीस को कोई डीरेल करेगा तो वो इजराइल और जो ईरान का हार्डलाइनर एलिमेंट है जो इसको ओपनली सपोर्ट करता है। लेकिन अंजना, ये शुरुआत है। मेरा मानना ये है कि देखिए, ये तो अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो टेबल पे भी नहीं पहुंचे। दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर समाधान निकलेगा जब रियलाइजेशन आएगी। देखिए 15 दिन, अभी तो ईरान के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ईरानियन भी तो खुद अंदर से देखेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। जो डैमेज हुआ अभी तो वो असेस भी नहीं कर पाए होंगे ना। 15 दिन में और रियलाइजेशन आएगी। अमेरिका को रियलाइजेशन आ गई, जैसे सुशांत जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये इनको रियलाइजेशन आ गई, वो तो एक एग्जिट देख रहे थे। हमें बहुत दिन से लग रहा था, क्योंकि उनको मालूम होगा कि जो आप चाहते हो दुनिया में, जैसे करना चाहते हो हर जगह, वो नहीं होगा।
आपकी दादागिरी हर जगह नहीं चलेगी। और ईरान भी कहीं ना कहीं जब अब ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो इजराइल को भी रियलाइज करना चाहिए कि दादागिरी से आप लेबनान के साथ ये नहीं कर सकते कि सिर्फ हिजबुल्लाह का नाम लेके पूरी लेबनान को डिस्टेबलाइज कर दें। आपने जो गाजा में कर रहे हैं वो आपको दुनिया आपका समर्थन किया, गाजा में जो आपने एक्शन लिया, लेकिन अगर आप ये हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में करते जाएंगे, बेरूत में करते जाएंगे, तो ये नैरेटिव इसीलिए तो बदला। पूरा का पूरा नैरेटिव मुंह पे पड़ा ना आके अमेरिका के पे कि हम तो ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि वो ये कर रहा है। ये पूरे नैरेटिव में ईरान जीता है और जहां तक लड़ाई की बात है दोनों साइड नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान पूरा का पूरा ईरान का हुआ है। जहां तक हॉर्मूज की बात, एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ। देखिए हॉर्मूज एक ज्योग्राफिक स्टेट है और इसका ऑल्टरनेटिव भी दुनिया निकाल लेगी अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, नहीं तो साल में। ये जो ईरान इस पे बार बार इस पे कूद रहा है ना, मैं ईरानियन साथियों को कहना चाहता हूं भाई दुनिया है ये, हर चीज का ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं। वो यूरोप ने निकाला ना, वो ईरान वो रशिया से लेते थे 35% एनर्जी, रशिया के साथ 35% ट्रेड था, वो जी रहे यार, उन्होंने सब कुछ ऑल्टरनेट रूट्स निकाल लिए। तो ज्यादा इस पे प्ले मत कीजिए, दुनिया में शांति आने दीजिए और ईरान के अंदर रियलाइजेशन आएगी। मेरा मानना यह है जो मॉडरेट्स हैं, जब इनकी हार्डलाइनर्स की रियल अकाउंटिंग होगी देश के नुकसान की, तो कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग। बिल्कुल, और कितना नुकसान हुआ है इसमें जितनी जानकारी ऑफिशियली अवेलेबल है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। युद्ध में कितना घायल हुआ है ईरान, तो 13,000 से ज्यादा हमले हुए हैं प्रोफेसर साहब। 16 युद्धपोतों समेत 155 से ज्यादा नौकाएं नष्ट क्षतिग्रस्त हुई हैं। 16 युद्धपोत, 85% से ज्यादा रक्षा उद्योग नष्ट हुआ है, अधिकतर बैलिस्टिक मिसाइल्स नष्ट हुई हैं। और जाहिर तौर पर ये जो जानकारी है इसमें जीडीपी में 10% से ज्यादा गिरावट का भी अनुमान है। 3600 से ज्यादा लोग मारे जाने की भी खबर है, जिसमें 1665 नागरिक बताए जा रहे हैं। बाकी उनकी सेना, टॉप लीडरशिप अली खामनेई से लेकर सब मारे गए हैं। लेकिन प्रमित जी, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिए और एक बात करें कि पाकिस्तान रियली, पाकिस्तान में मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से जो ये नई मोहब्बत हुई है, उनका ये लव अफेयर खत्म ही नहीं हो रहा है। बातचीत के लिए भी वो अब पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उनके मुंह सामने उनकी बड़ाई करेगा पाकिस्तान। मतलब वो ऐसे एक पूरा इकोसिस्टम भी ऐसा ही चुनते हैं वो, क्योंकि मुनीर हो, मुल्ला मुनीर हो या फिर शाहबाज शरीफ हो, वो वैसे ही बूट पॉलिश करने के अलावा उनको कुछ आता नहीं है। ये दोनों बस बड़ाइयां करेंगे ट्रंप की। देखिए, ट्रम्प साहब की पर्सनैलिटी को वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, एक उनका वो एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान इज ओनली एक्टिंग एज अ मैसेंजर। पाकिस्तान को आप बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मत दीजिए, वो अमेरिका की कठपुतली और एक मैसेंजर के रूप में अमेरिका उसको यूज कर रहा है। और जैसे ही उसका टेक्टिकल यूज खत्म हो जाएगा, अमेरिका विल डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज अमेरिका अंडरस्टैंड द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज चाइना एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव देन इंडिया, कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत के साथ मिलकर, भारत के साथ आकर काम करना ही होगा। और पाकिस्तान को ज्यादा गले लगाया जाएगा तो इंडिया नाराज होगा, इसलिए पाकिस्तान को टैक्टिकल रूप से यूज किया जाएगा, उसको मैसेंजर के रूप में यूज किया जाएगा और कुछ दिनों बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो उसको दरकिनार भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैडम, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि पाकिस्तानी लोग भी अमेरिका में बहुत ही एक प्लानिंग के तहत, नॉट ओनली प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो यहाँ के जितने कांग्रेसमैन और पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बराबर फंडिंग करते रहते हैं। अमेरिका में एक पॉलिटिकल फंडिंग की सिस्टम है, यू कैन ऑफिशियली डोनेट, पॉलिटिकल फंड रेजिंग करके आप ऑफिशियली डोनेट टू रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट कैंडिडेट्स। तो पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं मैडम, वो बराबर अपने बकरा ईद और मीठी ईद के समय बराबर एक फंड रेजिंग करते हैं और सभी पॉलिटिशियंस को काफी फंडिंग करते हैं। अपने इंडियन लोगों का मैंने देखा है कि दे आर एक्सट्रीमली गुड इन आईटी, फार्मा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वो थोड़ा उसमें बहुत पीछे है। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जितना इंडिया में पॉपुलर है अंजना जी, उससे ज्यादा मुझे लगता है इंडियन अमेरिकन में भी, अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन शुड ऑल्सो गेट पॉलिटिकली एक्टिव इन अमेरिका, बिकॉज दैट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडो अमेरिका रिलेशनशिप। बिल्कुल, और देखिए ज्यूज की जिस तरह की लॉबी है अमेरिका में, लेकिन क्या भारतीय ऐसा वहां पर नहीं कर सकते? जल्दी से सुशांत जी, इस पर एक जवाब बनता है। मतलब आपको भरोसा हो रहा है, क्या वो कह रहे हैं कि यूज एंड थ्रो कर देंगे पाकिस्तान का? डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है आपको ऐसा? नहीं, वो हो सकता है पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो कर दें, लेकिन फिर ये कहाँ कोई गारंटी है कि भारत का यूज एंड थ्रो ना करें। ये तो आदत ही है यूज एंड थ्रो करने की, तो हमारे को भी थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए ना कि हम क्यों अमेरिका के पिट्ठू बने।
कि हम लड़ाई करें जाके अमेरिका के लिए। हम पागल हैं क्या? हम तो, हमारे चीन के साथ हैं प्रॉब्लम्स, और कुछ हद तक हमारा समन्वय हो सकता है अमेरिका के साथ, लेकिन हम अमेरिका के वो तो नहीं बनेंगे, गुलाम तो नहीं बनेंगे। हम लोग चीन का अपने आप मुकाबला करेंगे जैसे भी कर सकते हैं। दो तीन चीजें, अगर अंजना आपके पास टाइम है तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जनरल साहब बहुत उम्मीदें बांध के बैठे हुए हैं, और जनरल्स अच्छे ऐसे ही लगते हैं जो अमन और चैन की बातें करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लड़ाई में जो लोग मारे जाते हैं वो फौजी होते हैं, बिल्कुल। तो वो अच्छा लगता है। ये पीट हेग्सेट टाइप के नहीं है जनरल साहब हमारे। खैर मेजर भी रह गए थे। लेकिन देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये जितनी इन्होंने उम्मीदें बांधी हुई हैं वो पूरी होंगी, और उसका एक कारण ये है कि अमेरिका ना सब लोगों को बीच मझधार में छोड़ करके चला गया, खुद तो भाग गया, लड़ाई शुरू करी। जो भी, अब ईरान का आप जो मर्जी कह लें कि जी बड़ा नुकसान किया, जरूर किया होगा, ज्यादा नुकसान किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सोल्यूशन निकल के आया है अभी तक, वो तो यही है कि ईरान जीत गया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अरब देश हैं तो आपको खौफ आएगा कि यार ईरान अब इतनी बड़ी पावर उभर करके आया है, हमको पहले भी इनसे खतरा होता था और हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते थे, अब अमेरिका हमारे को बीच मझधार में छोड़ गया। इजरायली एम्बेसडर और कुछ नहीं कह सकते थे कि उनके एक अलायंस रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ। बहुत हिचके, लेकिन वो सुशांत जी, अगर आपने ये इंटरव्यू सुना ही होगा कान में, बहुत हिचके वो। जब मैंने उनसे पूछा हुज डिसीजन वाज दिस, तो उन्होंने वो फिर बोले कि इट वाज अ जॉइंट डिसीजन। ऑब्वियसली वो यही कहेंगे, और वो नहीं कह सकते ना। जो राजदूत होते हैं वो अपने दायरे में ही रह के बात करेंगे ना, सारे लोग अमेरिकी राजदूतों की तरह तो नहीं होते ना। तो वो अपने दायरे में रह करके बात करेंगे, एक तरीके से बात करेंगे, मर्यादा में रहेंगे। लेकिन देखिए, इसराइल को भी ये लगेगा कि यार हमको भी बीच मझधार में छोड़ दिया। और ईरान, अब देखते हैं कि देखिए, ईरान और अरब दुनिया के बीच में तलखियां तो रही है ना, सदियों से रही हैं, 1500 साल से हैं, जब से प्रॉफिट मोहम्मद आए हैं, और उनके बाद उनकी जो विरासत है तब से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो प्रॉब्लम्स ओवरनाइट तो जाएंगी नहीं। वो जो जो एक खौफ है, जो एक सस्पिशन है, वो भी रहेगा। और ये लोग ये भी मानेंगे कि यार अब हमारे को कुछ अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपनी इजारादारी लगाता है तो हम क्यों इस चीज को माने, और इसका हम क्या जरूर, ठीक है वो ठीक है, हम विकल्प निकालेंगे, लेकिन विकल्प महीनों में नहीं निकलेगा, बिल्कुल। सालों में। प्रमित जी, जवाब दीजिए उनकी बात पर कि आपने सबको ऐसे ही बीच मझधार में, और ये अमेरिका की आदत है वो कह रहे हैं। देखिए आपने अफगानिस्तान में क्या किया, प्लेन से लटक लटक के भागना पड़ा सबको, जब तालिबान के हाथ में फिर से आपने दे दिया। बार ये रजीम बड़ी क्लियर है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टांस क्लियर है कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अमेरिकाज फर्स्ट, अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट एंड अमेरिकाज फ्रेंड्स एंड अलाइज इंटरेस्ट फर्स्ट। अच्छा, कौन सा इंटरेस्ट सर्व हुआ अमेरिका का, जरा प्लीज ह्यूमर अस, क्या इंटरेस्ट सर्व हुआ आप बताएं। मैडम, पूरी दुनिया ने अमेरिका के मिलिट्री डोमिनेंस को देखा, पूरी दुनिया ने अमेरिका के डॉलर डोमिनेंस को देखा, और पूरी दुनिया ने देखा कि रशिया और चाइना ने बड़ी मुस्तैदी, दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट भी देखे। मैडम वो तो ट्वीट, डोनाल्ड ने मेरे दुनिया ने मेरे शो ब्लैक एंड व्हाइट में 35 शेड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप भी देखे। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। और दुनिया ने ये भी देखा कि सुबह कुछ बोलते हैं वो शाम में मैडम कुछ बोलते हैं। मतलब ये जो दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप है प्रमित जी, ऑनेस्टली आप उनको पहचान भी पा रहे हैं? सिखाया उन्होंने, दुनिया को ये भी सिखाया है कि देयर इज अ कंफ्यूजन इज आल्सो पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। आप लोग वो भी सोचिए, आप एक तरीके से उनको एनालाइज करते हैं, उन्होंने दुनिया को कंफ्यूजन में कोई टॉमाहॉक और मिसाइलें और एयरक्राफ्ट से हमले नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब, ईरान को भी दुनिया ने देखा कि ईरान ने रमजान के महीने में अरब देशों पर हमला किया जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए, होटल्स पर भी हमले किए, और मानवता की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। विश्व ने यह भी देखा कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वॉर का वेपन बनाया, हथियार बनाया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जहां से लोगों का सामान जाता है उसको रोकना, इसकी इजाजत ईमान कैसे दे सकता है? छोटा सा जवाब जल्दी से। जी देखिए, पहली चीज तो ये बहुत क्लियर है कि ईरान के ऊपर जंग थोपी गई थी। ईरान ने रमजान
चलिए, उनका काफी देर लेकिन इंटरनेट वहां काम कर रहा है और शायद इसी वजह से वो काफी देर तो कनेक्टेड रहे रात लास्ट में जाके फ्रीज। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि ईरान में बहुत कुछ ही जगहों पर इस तरह से इंटरनेट की सुविधाएं हैं, कई जगहों पर नहीं है, जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बता रही हैं। बहरहाल